युग्मक स्थानांतरण के बाद में इसी में एक टॉपिक आता है कि युग्मक जनन के दौरान जो है होने वाले विभाजन कौन कौन से होते हैं। तो ये विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। तो युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन क्या है कि जब युग्मनज बन जाएगा तो युग्मनज में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इससे क्या होता है अगुणित जीवों का निर्माण होता है। फिर बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन का तात्पर्य क्या होता है कि बीजाणु कोश में अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। और युग्मक अर्धसूत्री विभाजन का तात्पर्य क्या होता है कि युग्मक निर्माण से पहले जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है ये 3 प्रकार के जो है विभाजन हमें याद रखने होते हैं। युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद में लैंगिक जनन की जो घटना है उसमें जो दूसरी घटना आती है जिसको कहा जाता है निषेचन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। निषेचन का तात्पर्य क्या होता है? युग्मक होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। जब नर और मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है तो उसे युग्मक संलयन या निषेचन कहा जाता है। अब निषेचन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का तात्पर्य क्या? यदि निषेचन या युग्मक संलयन की क्रिया, ठीक है, मादा जीव के शरीर के बाहर होती है तो उसको क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन किसको कहेंगे कि यदि निषेचन या युग्मक संलयन की क्रिया मादा जीव के शरीर के भीतर होती है तो उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं लैंगिक जनन की दूसरी घटना, और उस दूसरी घटना को क्या कहा जाता है? निषेचन। तो अगली घटना हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, लैंगिक जनन की दूसरी घटना हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है निषेचन। तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं निषेचन के बारे में। दूसरा जो टॉपिक है वो है निषेचन। और निषेचन का तात्पर्य क्या होता है? अगर देखा जाए तो एक तो होता है नर युग्मक और दूसरा होता है क्या? मादा युग्मक। और नर और ये जो मादा युग्मक जो होते हैं इन दोनों का संयोजन होता है, दोनों का संलयन होता है और निर्माण होता है किसका? युग्मनज का। किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। और नर युग्मक जो होता है ये अगुणित होता है, मादा युग्मक ये भी अगुणित होता है। तो जो युग्मनज बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा द्विगुणित। और नर तथा मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। तो लैंग्वेज जब इसकी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगुणित, क्या लिखेंगे? अगुणित नर युग्मक तथा अगुणित मादा युग्मक। अगुणित नर युग्मक तथा अगुणित मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जिसे युग्मक संलयन अथवा निषेचन कहते हैं। अथवा क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब निषेचन जो होता है ये 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा क्या होता है? आंतरिक निषेचन। निषेचन को 2 प्रकार में बांटा गया है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक जिसको कहा जाता है बाह्य निषेचन और दूसरा जिसको क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन।
बाह्य निषेचन और क्या हो जाएगा, आंतरिक निषेचन। ये ठीक है। अब बाह्य निषेचन नाम से पता चलता है कि यदि निषेचन की क्रिया या युग्मक संलयन की क्रिया मादा जीव के शरीर के बाहर होती है तो वो क्या कहलाती है, बाह्य निषेचन कहलाती है। तो फर्स्ट इसमें हेडिंग लग जाती है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। ठीक है, तो बाह्य निषेचन की परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा ये बनती है, यदि युग्मक संलयन, यदि युग्मक संलयन अथवा निषेचन, यदि युग्मक संलयन अथवा निषेचन की प्रक्रिया मादा जीव के शरीर के बाहर होती है, मादा जीव के शरीर के बाहर होती है, तो इसे बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या आएंगे, इसके जो उदाहरण आएंगे वो है अकशेरुक जलीय प्राणी, अकशेरुक जलीय प्राणी, उभयचर मछलियाँ, उभयचर और क्या हो जाएगा, मछलियाँ। फिर इसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे कौन सा, आंतरिक निषेचन। बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक निषेचन का मतलब क्या होगा कि यदि युग्मक संलयन अथवा निषेचन की प्रक्रिया मादा जीव के शरीर के भीतर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो सेकंड नंबर पे आंतरिक निषेचन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है आंतरिक निषेचन, किसको कहा जाता है। तो आंतरिक निषेचन की परिभाषा क्या रहेगी, किसको कहा जाता है, यदि युग्मक संलयन, यदि युग्मक संलयन अथवा निषेचन की प्रक्रिया मादा जीव के शरीर के भीतर होती है, तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन के जो उदाहरण आएंगे, इसमें उदाहरण हम क्या लिखेंगे, इसमें उदाहरण लिखेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी पादप। ठीक है, फिर एवीज और मैमेलिया, एवीज और क्या हो जाएगा, मैमेलिया। इन सभी उदाहरणों में जो युग्मक संलयन निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा जीव के शरीर के भीतर होती है, जिसे हमने क्या कहा, आंतरिक निषेचन कहा। तो अभी हमने जो यहाँ पे पढ़ा निषेचन के बारे में, निषेचन किसे कहा जाता है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। निषेचन को कितने प्रकार में बांटा गया, दो प्रकार में। कौन कौन सा, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में निषेचन की क्रिया मादा जीव के शरीर के बाहर होती है, तो इसको बाह्य निषेचन कहा। और आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि इसमें निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा जीव के शरीर के भीतर होती है, तो आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है, बाह्य निषेचन में उदाहरण क्या होते हैं, अकशेरुक जलीय प्राणी, उभयचर और मछलियाँ।
और आंतरिक निषेचन के उदाहरण ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी पादप हो जाएंगे, एवीज और मैमेलिया हो जाएंगे। फिर इसके बाद में एक टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, अनिषेक जनन कहा जाता है। अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है बिना, निषेक का मतलब होता है निषेचन क्रिया और जनन का मतलब संतान उत्पन्न करना। तो जब बिना निषेचन क्रिया के ही संतान उत्पन्न होती है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। और ऐसा पाया जाता है मधुमक्खी में, ततैया में, शलभ में, और इसके साथ में ही एक अमेरिकन छिपकली होती है, उसमें भी अनिषेक जनन पाया जाता है। और अनिषेक जनन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक तो दूसरा होता है प्रेरित या कृत्रिम अनिषेक जनन। तो पढ़ते हैं अगला टॉपिक जिसको क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन। तो जो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है अनिषेक जनन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो अगला टॉपिक अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन किसको कहेंगे? अनिषेक जनन किसको कहेंगे? यदि बिना निषेचन, यदि बिना निषेचन प्रक्रिया के ही, बिना निषेचन प्रक्रिया के ही जीव की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है, तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, और इसके जो उदाहरण आते हैं, अनिषेक जनन के जो उदाहरण आते हैं वो उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण आ जाएगा इसमें, एक तो है मधुमक्खी, एक आ जाएगा इसमें ततैया, शलभ, ठीक है, और अमेरिकन छिपकली। ठीक है, अब अनिषेक जनन जो है इसको दो प्रकार में बांटा जाता है, एक होता है प्राकृतिक अनिषेक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन को कितने प्रकार में बांटा जाता है? दो प्रकार में। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन अनिषेक जनन को दो प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, पहला जिसको कहा जाता है प्राकृतिक, पहला जिसको कहा जाता है प्राकृतिक अनिषेक जनन, और दूसरा जिसको कहा जाता है कृत्रिम या प्रेरित। दूसरा जो है वो कहलाएगा कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन। अब इसमें पहला जो होता है वो है प्राकृतिक अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है? जब प्रकृति में स्वतः ही सजीवों में अनिषेक जनन पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मधुमक्खी। मधुमक्खी में क्या देखने को मिलता है कि मधुमक्खी में निषेचित अंडा जो होता है, उस निषेचित अंडे से तो उत्पन्न होती है रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, जबकि जो अनिषेचित अंडा होता है उस अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होता है क्या? ड्रोन, जिसको नर मधुमक्खी भी कहा जाता है। तो अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडे का मतलब क्या हुआ है? निषेचन की क्रिया नहीं हुई है और फिर भी उससे देखो
जीव की उत्पत्ति हो रही है, नर मधुमक्खी की उत्पत्ति हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक अनिषेक जनन कहलाएगा। तो पहला पढ़ते हैं इसमें, पहला जो प्रकार इसमें पढ़ते हैं वो है प्राकृतिक अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन क्या है? प्राकृतिक अनिषेक जनन किसको कहेंगे? क्या परिभाषा रहेगी इसकी? परिभाषा ये है कि यदि प्रकृति में स्वतः ही सजीवों में अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन होता है, तो इसे प्राकृतिक अनिषेक जनन, प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो उदाहरण आएगा, उदाहरण हम क्या देखते हैं कि मधुमक्खी में निषेचित अंडे से रानी तथा श्रमिक मधुमक्खी, रानी एवं श्रमिक मधुमक्खी विकसित होती है। ठीक है, जबकि अनिषेचित अंडे से, यहाँ पर अनिषेक जनन आ गया क्योंकि अंडा कैसा है? अनिषेचित है। अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी विकसित होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है किसमें पाया जाता है? मधुमक्खी में पाया जाता है। अन्य उदाहरण क्या हो जाएंगे इसमें? अन्य उदाहरण हो जाएंगे इसमें ततैया और एफिड्स, जिसको शलभ भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है कौन सा? कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या है कि प्रकृति में स्वतः ही सजीवों में अनिषेक जनन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें हमने उदाहरण देखा मधुमक्खी में दो तरह के अंडे हैं, एक तो है निषेचित और दूसरे हैं अनिषेचित। और निषेचित अंडे से जो है रानी और श्रमिक मधुमक्खी विकसित होती है, जबकि अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी विकसित होती है। तो अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी का विकसित होना अनिषेक जनन का उदाहरण है। इसके अलावा अन्य उदाहरण आता है इसमें ततैया और एफिड्स। अब सेकंड नंबर पे आता है कौन सा? कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन। कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन। अब कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन का तात्पर्य क्या है? किसे कहा जाता है? देखिए, यदि अनिषेक जनन की प्रक्रिया को भौतिक तथा रासायनिक कारकों के द्वारा प्रेरित किया जाता है तो उसी को हम कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन कहते हैं। अब रासायनिक कारक के रूप में हम जैसे ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इनका उपयोग कर सकते हैं। और भौतिक कारकों में जैसे कि सुई चुबाना या तापमान में परिवर्तन करना, ये जो है हम करके प्रेरित अनिषेक जनन, ठीक है, या कृत्रिम अनिषेक जनन जो है उसको प्रेरित कर सकते हैं। तो क्या है कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन? किसको कहा जाता है? जब भौतिक एवं रासायनिक कारकों, भौतिक एवं रासायनिक कारकों के द्वारा किसको? अनिषेक जनन को, अनिषेक जनन को प्रेरित किया जाता है। अनिषेक जनन को क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। प्रेरित किया जाता है तो इसे
तो इसे कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन कहते हैं। कृत्रिम या क्या कहेंगे इसको, प्रेरित अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक कारक में किसका उपयोग किया जा सकता है? रासायनिक कारकों में क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल, ठीक है, तथा भौतिक कारक में सुई चुभाना व ताप में परिवर्तन, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसमें जो उदाहरण आएगा, एक तो हो जाएगा अमेरिकन छिपकली, ठीक है। इसमें उपयोग किया जाता है सुई चुभाने का, ठीक है। और इसी तरीके से मगरमच्छ या रेप्टाइल्स, ठीक है, मगरमच्छ में उपयोग किया जाता है ताप में परिवर्तन का। और इस प्रकार से इनमें जो है कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन जो है पाया जाता है अमेरिकन छिपकली में और किसमें, मगरमच्छ में। तो इस प्रकार से आपने जो है अनिषेक जनन के बारे में अध्ययन किया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनिषेक जनन किसे कहते हैं कि जब बिना निषेचन प्रक्रिया के ही जीवों की उत्पत्ति होती है तो उसको अनिषेक जनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी है, ततैया, शलभ और अमेरिकन छिपकली। और अनिषेक जनन जो है इसको दो प्रकार में बांटा जाता है। एक तो होता है प्राकृतिक अनिषेक जनन और एक होता है कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन जो प्रकृति में सतही सजीवों में अनिषेक जनन होता है उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक अनिषेक जनन कहेंगे। इसका सबसे बड़े उदाहरण है मधुमक्खी। मधुमक्खी में अनिषेचित जो अंडे होते हैं उससे नर मधुमक्खी विकसित होती है। अन्य उदाहरण में ततैया और एफिड्स आ जाएगा। और कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन में क्या किया जाता है कि भौतिक और रासायनिक कारकों का उपयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित किया जाता है। इसी वजह से इसको कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन भी कहते हैं। अब रासायनिक कारक के रूप में तो हम जो है ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और भौतिक कारकों के रूप में तापमान में परिवर्तन करना, सुई चुभाना आदि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अमेरिकन छिपकली में सुई चुभा करके प्रेरित अनिषेक जनन या कृत्रिम अनिषेक जनन किया जाता है और मगरमच्छ में ताप में परिवर्तन करके किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अमेरिकन छिपकली जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लेसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनियाका। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा।